जैसे मराठी में हम बोलते दगडच आहे हा, ह्याचा काय उपयोग, अशा अर्थाने। तो वो ये सब पत्थर है जो एक के ऊपर एक है, और कल जाके वो सूरज बनने वाले, मतलब मैत्रकुल में आने वाला जो बच्चा है वो कल जाके इस समाज में सूरज बनेगा, वो चमकेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे पिताजी गुजर गए, उसके बाद एजुकेशन छूटने वाला था, तो इसमें किशोर दादा ने आगे आके कहा कि नहीं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे को मतलब मैत्रकुल मतलब एक कंसेप्ट मालूम नहीं थी, मतलब क्या है कैसा है, मतलब मेरे को लग रहा था कि आश्रम जैसा रहता है वैसा ही आश्रम वगैरह रहेगा। बच्चों को हम लोग मैत्रकुल में ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि उनका करियर उनको और अच्छे प्लेयर मिले या अच्छे एक्टर मिले, तो हम लोग उस पर भी ज़्यादा फोकस करते हैं। मुझे कुछ पढ़ाई में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे वगैरह, तभी स्कूल वाले मेरे को 10वीं की जो बोर्ड की एग्ज़ाम थी उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि किधर तो मैं फेल नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो उन लोग बैठने नहीं चाहते थे। इधर अलग अलग इलेक्शन होते हैं वगैरह, उसमें टाइप से मैं अभी मुख्यमंत्री वगैरह बना। मेरे पापा पार्शली ब्लाइंड है, मम्मी को अल्सर की बीमारी है, इसलिए मेडिसिन में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था। तो पूरा जो पढ़ाई के लिए, जो एजुकेशन के लिए जो पैसा लगता है वो जमा नहीं हो पा रहा था, और सब चीज़ों में पैसा खर्चा हो जा रहा था। मैत्रकुल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लड़का लड़की इसमें भेद नहीं होता। यहाँ पे जो काम लड़कियाँ करती है वही काम लड़के भी करते हैं। मैत्रकुल आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर देता है, मतलब आपके विचार क्या होने चाहिए, आप एक समाज के जागरूक नागरिक करके कैसे होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आदाटे इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट के जन की बात में आज हमारे साथ में है किशोर दादा। किशोर दादा ये जो है एक पाठशाला चलाते हैं। आज हम ऐसी पाठशाला में आए हैं जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस देश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीबी तबके के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनको, उनके बच्चों को पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ऐसे बच्चों को लेकर ये हमारे किशोर दादा बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि ये संकल्पना कैसे आई, कब से ये काम शुरू हुआ और कैसे ये काम करते हैं। दादा नमस्ते। नमस्ते। ये जो मैत्रकुल है आपका, वो कितने सालों से चल रहा है और ये संकल्पना आपके मन में कैसे आई? वैसे तो मैत्रकुल शुरू होके अभी 5 साल होंगे पूरे। अच्छा। लेकिन इससे पहले मैं बागशाला चलाता था, सिग्नल शाला चलाता था, फुटपाथ शाला चलाता था, आपने देखा है कई बार ऐसे। तो मैं ये जो शुरू किया तो मेरे घर से शुरू किया था जब मैं 7वीं कक्षा में था। कितने साल हो गए? 1980 से मैं काम कर रहा हूँ, 1980 से। तो उस समय मेरे स्कूल के जो दोस्त थे जिन पढ़ाई में पीछे होते थे, गणित में पीछे होते थे, अंग्रेजी में पीछे रहते थे ऐसे, और उनको पढ़ाई मतलब बहुत टेंशन हो जाता था कि भाई क्या करे, कैसे करे, और उस टीचर से भी मार खाते थे, घर वालों से भी मार खाते थे। और ये वैसे अच्छे थे कि बहुत अच्छे थे, मेरे प्यारे दोस्त थे। और मैंने देखा कि इनको बेसिक नहीं आ रहा है, गणित का बेसिक नहीं आ रहा है, अंग्रेजी का बेसिक नहीं आ रहा है, और सर जो है जो पढ़ा रहे। वैसे मैं 1 या 2 नंबर में आने वाला लड़का था ऐसे, पर मुझे लगा कि नहीं, मैं इनको पढ़ाना चाहिए। उनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है बेवजह, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो बहुत झुंझते थे पढ़ाई के लिए करना था, पर उनको समझ में नहीं आता था बेसिक, जैसे चिन्हों के नियम नहीं आते थे, भागाकार नहीं आता था, गुणाकार नहीं आता था। तो इनको आसानी की तरह से कैसे सिखाया जाए, ये सोच के मैंने उनको शुरू किया पढ़ाई करना ऐसे। और 7वीं से मैंने पहले तो उनको चिन्ह के नियम सिखाए, जो चिन्ह के नियम बताने होते हैं उनको उस तरीके से ऐसे, फिर भागाकार कैसे करते हैं, और आसान अलग अलग तरीके से मैंने उनको सिखाया। और ये हुआ कि वो सब पास हो गए और अच्छे मार्क्स से पास हो गए। तो मेरा नाम भी बढ़ गया और आजू बाजू के लोग भी बढ़ गए। तो मैं DN नगर जैसे छोटी सी खोली मेरे दादा, जहाँ की एरिया 230 स्क्वायर फीट की एरिया था ऐसे। तो हमारे घर की जगह छोटी कम, तो हम गैलरी में बैठे तो गैलरी फुल भर जाती थी ऐसे। फिर गैलरी से नीचे जो स्टेयर केस है, जीना जिसको बोलते हैं, मराठी में पायरिया बोलते हैं, तो उसमें भी बच्चे पढ़ते थे। और मैं क्या करता था, एक एक बच्चे को एक एक रूल 10-10 बार 20-20 बार लिखा लेता था, और सबको आसानी से पढ़ाता था कि ये करो, उस तरह से करो, सिखाओ। तो बहुत ही पॉपुलरिटी बढ़ गई। तो बिल्डिंग वाले भी लोग थोड़ा सा झिझकने लगे कि ये क्या, उनको आना जाना दिक्कत हो गया उससे। तो उस दिन से मैं गार्डन में पढ़ाना शुरू कर दिया ऐसे। और सुबह 7 बजे से लेके मेरे पास बच्चे आते थे उस समय ऐसे।
और रात को 12 बजे तक, जब तो मेरे स्कूल से बाहर आने के समय पढ़ते थे। पर मैंने देखा कि बच्चों में चाव है पढ़ाने का, अगर उनको हल्के तरीके से सिखाया जाए, उनको जैसे समझ में आता है वैसे सिखाया जाए, मज़े में पढ़ा जाए तो वो समझ में आता था। मैंने गणित के फॉर्मूले बनाए थे, ऐसे कि जैसे मराठी में कहते थे कि नियम जो थे कि त्रिकोणाच्या कोणांची ऐशी कतैशी, ऐशी कतैशी, ऐशी कतैशी, बेरीज त्यांची 180, ढिंग चांग ढिंग। तो सबको एक साथ पढ़ते थे, गणित के नियम होते थे, जो प्रमेय होते थे, वो सब उस तरह से पढ़ते। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया उस तरह से आगे चलता गया। पर लेकिन मेरे स्कूल के सिवा बाहर के भी लोग आने लगे और मैं ये पूरा फ्री तरीके से बच्चों को सिखा रहा था। तो ऐसे सिखाते सिखाते फिर मेरा DN नगर का जो गार्डन होता था वो भी बहुत भर गया था। मतलब उस समय में आपने शायद 2-3 TV चैनल में, पेपर में देखा होगा कि पूरे गार्डन में ऐसे बैठे बच्चे मेरे उधर, और मैं पढ़ा रहा हूँ अलग अलग लोगों को उस तरीके से जा के ऐसे। तो फिर संख्या कम है तो फिर मुझे लगने लगा कि सिर्फ मैं अकेला पढ़ के नहीं चलेगा, उसकी एक ये बनानी चाहिए, हम लोग एक संगठन जैसा कुछ बनाना चाहिए कि और लोग भी मेरे तरीके से सीखे। तो फिर मैं टीचर बनाने लगा और टीचरों को भी पढ़ाने लगा उस तरीके, तुम लोग को कैसा पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए उस तरीके से। तो DN नगर के जो 4-5 गार्डन थे, वो 4-5 गार्डन में मेरा क्लास भरने लगा उस तरीके से। मतलब अम्बोली करके, भरड़ावाड़ी करके एक बड़ा मैदान है, तो वहाँ पे मैं पढ़ाने लगा। फिर ऐसे करते करते मैं बम्बई में अलग अलग जगह में जाकर, फिर ऐसा तय होता था कि मंडे में ये गार्डन में, ट्यूसडे में ये गार्डन में, वेडनेसडे में ये गार्डन में, ऐसे करके एक कम से कम 10-12 गार्डन मुंबई में अलग अलग जगह में पढ़ाने लगा। फिर मुझे लगा कि भाई सिग्नल के बच्चों जो होते हैं वहाँ पे बच्चे को जाए, तो उधर भी लगने लगे। कुछ बच्चे ऐसे ही देखता था मैं, बल्ब के नीचे बैठे थे, कुछ चित्र देखते थे, पढ़ते थे, तो उनको जाके मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे फुटपाथ के बच्चे रहते थे, वहाँ जाके उनको पढ़ाने लगा। ऐसे जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे बच्चे आते जाते सब देखता था, तो उनको मैं पढ़ाने लगा। तो ऐसे ऐसे मेरे वो टीम, और मुझे एक अच्छा लगा कि मेरे साथ जो मेरे टीचर बन गए थे बच्चे लोग, वो भी उस तरह से उनको पढ़ाने लगे, और ये सब बिना पैसे का होता था ऐसा। तो ये 1980 से लेके या उससे पहले 1-2 सालों से पहले एक सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिलसिला शुरू होते होते फिर 5-6 साल पहले की बात है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं पर ऑलरेडी पोलियो है पाँव का, तो पहले मेरे हाथ में रॉड आया, फिर भी जल्दी 2-3 महीने में ठीक हुआ, फिर शुरू किया, फिर पाँव में रॉड आ गया। तो मेरे लिए चलना फिरना घूमना बहुत दिक्कत हो गया। तो मेरे जो आप जैसे जो दोस्त थे उनको सबको लगा कि नहीं अभी भाई किशोर को एक जगह पे बैठना चाहिए किधर। तो मेरे लिए एक घर देखते थे, ऐसे घर देखने की कोशिश की। तो मैंने बोला मुझे घर नहीं चाहिए, मेरा शुरू से संकल्पना था कि कुछ एक ऐसा आश्रम जैसा मैं कुछ करूं उस तरीके से। तो इसलिए मैंने फिर मैत्रकुल की शुरुआत की। तो शुरुआत में मेरे को पहले मेरे डॉक्टर भोसले उन्होंने अपने घर की जगह दी, जब तक नहीं दी। तो डॉक्टर भोसले के घर में मैं पढ़ाता था। फिर उसके बाद में उदय रसाल जी करके नगर से कल्याण के, उन्होंने कल्याण में बुलाया। और इन दोनों से पहले मैंने AC नगर, DN नगर में जो बड़ेकर फैमिली है बापू, तो उनका AC का घर होता था। तो वहाँ मैं 10 साल बच्चों को पढ़ाता था उस समय में। तो गार्डन में पढ़ाता था और रात में उनके घर में भी लोग आते थे ऐसा। तो ये ऐसा सिलसिला शुरू। पर जैसे मेरा नानावटी में मैं एडमिट हो गया, तो उसी समय में बापू जी, जिनको बोलते बापू बड़ेकर, उनकी तबादला हो गया उनका, सॉरी वो रिटायर हो गया ऐसे। तो रिटायर होने के बाद तो एकदम दिक्कत आ गई। फिर मेरा रहने का उस समय से प्रॉब्लम हो गया, क्या करें। और इतने सारे बच्चे मेरे पास थे, और मैंने ये भी देखा कि कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं पर उनको अगर घर में जैसा कुछ माहौल मिले तो आगे की पढ़ाई भी करेंगे उस तरीके से। तो इसलिए रेसिडेंशियल कुछ ऐसा चीज़ बनाना चाहिए, ऐसा मेरे जहन में चल रहा था। और आप जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे मदद किया और फिर ये जगह मिल गई, और वहाँ से मैत्रकुल शुरू हो गया, जन्म हो गया। ये 40 साल की ये तपस्या है, और 40 साल से इनका पढ़ाई के मामले में बड़ा ही योगदान रह चुका है। ये 40 साल का उनका जो सफ़र है, वो 40 साल के सफ़र में काफ़ी अलग अलग घरों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग गांव से आए हुए जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम किशोर जी दादा ने किया है। तो आप ऐसे कई प्रकार के बच्चे आपके सामने आए होंगे, आप उनको पढ़ाया होगा। तो आपकी याददाश्त में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो आपने उनको पढ़ाया है और वो काफ़ी अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं? हाँ, मतलब काफ़ी बच्चे, मतलब काफ़ी नाम याद नहीं आ रहे मुझे, पर कुछ डॉक्टर बने हैं, कुछ इंजीनियर बने हैं बच्चे। एक बच्चा मेरा धोबीघाट का बच्चा लंदन में है, सर्जन है, बाबू करके बच्चा है उसका नाम। और प्रोफेसर भी काफ़ी बने, टीचर भी काफ़ी बने मेरे दोस्त उस तरीके से।
गजानन काळे जो मेरा बच्चा है जो नवी मुंबई में है वो तो शहर अध्यक्ष बना ऐसे मन से कार वैसे। रवि अंबेकर जैसा मेरा बच्चा था तो आज वो तो एडिटर बन चुका है। जिस तरह से मेरा तो मतलब मैं ये था देखता था कि बच्चों में चाव क्या है, इंटरेस्ट क्या है, सिर्फ पढ़ाई नहीं उनको कर रहा था। तो उनका जो इंटरेस्ट का जो काम है वो इंटरेस्ट का काम देखते हुए मैं उस तरीके से उनको पनपता था, उस तरह से उनके इंटरेस्ट में क्या क्या। जैसे रवि अंबेडकर के लिए मैंने छोटा सा बुलेटिन निकाला था, वह हस्तलिखित करके चला था। गजानन काळे के लिए छोटी छोटी चीज़ें ऐसा करता था जहाँ भाषण का चांस मिले, जहाँ भाषण का मौका मिले, उस तरीके से काम करता था। वैसे अभी ज्योति बड़ीकर जो है जो जनता दल की महासचिव बनी है, ऐसा है। वैसे काफ़ी बच्चे हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इनके पढ़ाए हुए बच्चों ने अपना करियर जो है काफ़ी अलग अलग क्षेत्र में किया है। जैसे राजनीति में है, फिर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील लेके सब हर चीज़ में उन्होंने अपना प्रगति किया है। क्या वो बच्चे यहाँ से पढ़ के आगे जाने के बाद मुड़ के पीछे देखते हैं क्या, और वो उनको अपना जो मैत्रकुल जो है या अपना जो मेन इंटेंशन है उनसे कुछ लगाव है क्या? आपको क्या महसूस होता है? हाँ, मतलब 10% बच्चे लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मेरा नाम लेना भी नहीं मुड़ करते, उनको लगता नहीं अभी हम खुद के पढ़े, ऐसे भी होते हैं। और ये बच्चे अपने जाके अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। और मेरा एक मैसेज जाता है उनको कि भाई मेरे को ऐसी ज़रूरत है। जैसे शुरू में मैं पहला 1 रुपया मांगता था लोगों से, एक पेन मांगता था और एक नोटबुक मांगता था। 1982 से मैंने ये मुहिम शुरू की थी। आज तो काफ़ी अलग अलग संगठनों ने ये मुहिम उठाई है उस तरीके से। हाँ, एक वही 1 पेन 1 रुपया ऐसा करके। तो शुरू में मैंने वो DN नगर से मुहिम मेरी शुरू कर दी थी उस तरीके से, और लोग मुझे उस तरह से देते थे। तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ इस तरीके से, क्योंकि कोई दिया तो अच्छा है ऐसा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे को सिग्नल में एक बार सुनील दत्त मिले थे, तो उन्होंने मुझे तो पूरे गोदी भर के मेरे को नोटबुक ला के दिए थे उस तरीके से। ऐसे थे ये जकी श्रॉफ जैसा बंदा है, मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग हैं, तो जो मुझे कभी फुटपाथ पे देखते थे, बांद्रा के तो देखे थे, तो उधर आते थे, क्या होते कभी इतना पैसा उठा के दे दिया था उन्होंने। तो ऐसे लोग मुझे मिलते, मतलब जो पढ़ते बच्चे हैं उनसे मुझे कम मदद मिलती है अभी तक। मतलब शुरू के जो पहले 20 साल मेरे ऐसे रहे ना, वो आगे गए, वो बढ़ गए, आगे चल गए। पर मुझे संतोष आंधळे का वो नाम लेना मैं जरूर चाहूँगा कि वो दिन उसको जैसे मालूम पड़ा कि मेरा मैत्रकुल चल रहा है, तो पूरा ट्रक भर के सामान क्या क्या लेके आया और बोला ये तो सिर्फ छोटा सा मेरा ब्याज है ऐसा। तो उस समय बहुत भर के आया मेरे को कि भाई ये ऐसे कुछ लोग हैं कि जो इस तरह से याद भी रखते हैं। पर ऐसे भी लोग हैं कि जब उनको मांगा तो लोग कहते हैं कि क्या बार बार हम ही से मांगते, कोई और लोग नहीं है आपके पास ऐसे। मैं को ऐसे खुद कम ही मांगता हूँ, बच्चों को बोलता कि SMS डालो, एक फ़ोन करो, उस तरीके से। तो ज़्यादा करके बच्चे भूल जाते हैं, ये फैक्ट है उस तरीके से। और जो थोड़े बच्चे हैं याद रहते, पर वो सबकी भरपाई कर डालते हैं ऐसे, और कभी आते तो इतने साल से आप काम कर रहे हैं, तो अभी तक कितने बच्चों को आपने पढ़ाया होगा ऐसा आपको क्या मतलब आपके याद में है वो? और अभी फ़िलहाल आपका काम जो यहाँ चल रहा है और अगर अलग अलग जगह आप चालू किए हैं आपने, तो फिलहाल कितने बच्चे हैं? अभी मेरे पास फ़िलहाल तो मतलब कैसे कि अभी अपने 4 मैत्रकुल है इससे तो, और उसके साथ में अपनी बस्ती स्कूल भी चलती है ऐसे, और गार्डन स्कूल भी चलती है अभी तक ऐसे। तो ये सभी मतलब सिर्फ मैत्रकुल के बच्चे पकड़ेंगे तो 100 तक बच्चे अपने हैं अभी तक जो पढ़ रहे हैं उसमें ऐसे। और उसके बावजूद अगर गार्डन स्कूल देखें या बस्ती के स्कूल देखें तो बच्चे ज़्यादा है, 1000 तक के बच्चे हैं अपने। अगर अलग अलग हमारे फ़ोटो में देखो कि मेरे बच्चे जिस मैत्रकुल में जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के आजू बाजू की बस्तियों में जाते हैं, वहाँ भी काम करते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं उस तरीके से, और उनका पर्सनल डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। ये मैत्रकुल में आए हुए जो बच्चे हैं वो किस कुटुंब से आए हैं? ऐसे कई ऐसे अनुभव रह चुके होंगे आपको कि उनके घर में बहुत ही दिक्कत का सामना कर रहे हैं घर वाले लोग, रहने को घर नहीं है, तो ऐसे क्या क्या उदाहरण आपके सामने आए? मेरे पास ऐसे काफ़ी अलग अलग उदाहरण है कैसे कैसे, मतलब ऐसे भी मेरे बच्चे जो फुटपाथ में रहते थे जिनको कोई घर का ठिकाना नहीं था, ऐसे भी बच्चे जिनका सिग्नल ही पूरा सब दुनिया है उस तरीके से थे। पर बस्ती में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भी जो बच्चे हैं वो भी मेरे पास काफ़ी आते हैं। दूसरा कि जिस घर में कोई माँ है, किसी को पिताजी नहीं है, और किसी को माता पिता दोनों नहीं, कोई संभल रहा है, रिलेटिव उनके पास संभल रहे, आत्या संभल रही है, मामा संभल रहे हैं,
ऐसे भी बच्चे मेरे पास आते हैं उस तरीके से। और माता पिता दोनों हैं, लेकिन पिताजी बहुत पीते हैं उस तरीके से और दारू के नशे में धुत रहते, काम नहीं करते। या मेरे पास एक ऐसी बच्ची है कि इसके पिताजी ने तो फिल्म के नाम से सारा घर वगैरह सब फूंक डाला उसके, और सिनेमा नहीं बना पाया और फिर रास्ते में भी आ गए। पर उन बच्चों में चाव है, एक तरह से मैं देखा, मैं हर किसी को बच्चे को गया और उठाया ऐसा नहीं करता है। अपना एक सिस्टम चलता है कि उन बच्चों को पहले देखता हूँ कैसे करता हूँ, कितना इंटरेस्टेड है पढ़ाई के बारे में, बिल्कुल लिटमस टेस्ट ले लेके उनको सोचता हूँ। उसके बाद में अपना कैंप होता है हर साल में, उस कैंप में उन बच्चों को बोला जाता है। 10 दिन का कैंप होता है, कभी 7 दिन का कैंप होता है साल में, और वो कैंप में से मैं बच्चे चुनता हूँ उस तरीके से। मतलब कोई बच्चा आया ऐसा उठाता नहीं होता है, तो जिसमें सच्ची में इंटरेस्ट है, सच्ची में हुनर है कि वो कुछ करना चाहता है, तो उसके माता पिता को जाके संभालने का। और बहुत गाली मिलती है माता पिता से भी, वो लोग नहीं चाहते कि अपना बच्चा पढ़े और आगे कुछ करे, उनको इनकम का सोर्स होता है उस तरीके का, ऐसा है। और लड़कियों के मामले में तो पहले बहुत डरते थे कि कैसे भेजिए लड़कियों को, कैसे पढ़ाएं, और वो जाएगी तो बिगड़ेगी, ये सब होता था। पर अभी जैसे जैसे माहौल बन गया तो अभी देख रहे हैं कि लड़कियां मेरे साथ ज़्यादा पढ़ती है उस तरीके से, और वो आगे अपने अलग क्षेत्र में काम कर रही है। ये मैत्रकुल का जो काम चलता है वो उसका दिनचर्या कैसी होती है, कैसा सवेरा होता है मैत्रकुल का, और दिन भर क्या होता है? हाँ, मैत्रकुल की सुबह तो 4 से शुरू हो जाती है उस तरीके से। और शुरू में तो पहला अपना जो होता है कि एक्सरसाइज होता है, छोटा सा लंबा भागना उसके, और उसके बाद में अपनी प्रार्थना होती है। ऐसे अलग अलग तरह की प्रार्थना अपने, पहले तो राष्ट्रगीत होता है, उसके बाद में एक मैत्रकुल का हमने एक गाना बनाया हुआ है, सब मंगल हो सबका मंगल हो। बाद में हमने एक संविधान बोलते हैं उसकी, उस संविधान का सरनामा है। उसके बाद एक मैत्रकुल का भी एक सरनामा बनाया है हम लोगों ने। और सरनामा होने के बाद ध्यान हो जाता है। ऐसे ध्यान में अलग अलग तरह के बच्चे ध्यान रहते हैं। उसके बाद में बोधामृत होता है, जैसे जो बोध में भी कुछ अलग अलग विषयों पे बच्चों पे बात करता हूँ, जिसमें जीवन मूल्य की बात होती है, पढ़ाई करने की बात होती है उस तरीके से। तो यहाँ से दिन अपना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में नाश्ता वगैरह की तैयारी होती है बच्चों को। फिर उसके बाद में जो बच्चा अपने पढ़ाई की बात है वो पढ़ाई करता है। उस फिर एक न्यूज़पेपर अपने पास रोज़ 15 न्यूज़पेपर आते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं। उसके बाद में आधा घंटा एक आर्टिकल तो पढ़ना है, कि किसी को एडिटोरियल पढ़ना है, कौन सी न्यूज़ है, और न्यूज़ के बारे में बताना है कि कौन सी न्यूज़ में मुझे कौन सी 3 न्यूज़ अच्छी लगी, और न्यूज़ को तुमको डिस्क्राइब करना पड़ता है। उसके बाद में फिर जो स्कूल की कॉलेज की तैयारी है उस तरह से करते हैं बच्चे लोग। फिर खाना वगैरह हो जाता है, और खाना होने जाने के बाद फिर शाम को जब बच्चे आते तो कोई किताब होती है, एक्स्ट्रा अपनी लाइब्रेरी है, उसमें से कोई एक किताब उठानी है, पढ़नी है। जब दोपहर का खाना हो जाता है तो जनरल नॉलेज की बात होती है। उसमें खाते खाते समय में उनको अलग अलग सवाल पूछता हूँ, कौन मुख्यमंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, किसने क्या ये कर दिया है उसका। और उसके भी अलग अलग तरीके के, पहले तो जनरल क्वेश्चन होता है जो कल के सवाल पे आधारित होता है ऐसे। उसके बाद में रैपिड क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद में हिंट वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे, और उसके बाद में उसका पूरा ये निचोड़ करके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो खाने के समय में आधा पौना घंटा उस पर बात चलती है। फिर थोड़ा सा आराम भी हो जाता है बच्चों का उस तरीके से। शाम को अलग अलग तरीके से खेल खेलते हैं। हमारे खेल बड़े अलग तरह के होते हैं, मतलब टिपिकल सिर्फ क्रिकेट खेलना वैसे नहीं, अलग अलग। और इस खेल में इंक्लूसिव खेल रहे, लड़के लड़कियां साथ में खेले, अपने पास छोटे बच्चे से बड़े बच्चे, तो सबको लेके तुमको खेलना है। और सिर्फ खेलना नहीं होता है बच्चों को, तो खेलने के बाद आके डिस्कस करना होता है कि मैंने क्या खेला, कैसे खेला, कौन गलत किया, क्या गलत किया। तो एक चर्चा का माहौल बड़ा अलग से होता है। बच्चे आपको उसके बारे में बताए कि क्या अलग कैसे कैसे होते हैं उस तरीके से बाद में। और फिर रात का अपना पढ़ाई करने के बाद में इधर के काम भी होते हैं। अपने काम करते 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 यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, बच्चे आपसे उस तरह बात करेंगे। और फिर रात के समय में फिर एक ध्यान होता है जिसको हम लोग कैसा कौन सा ध्यान होता है अपना, हाँ डायनामिक ध्यान होता है ऐसा। तो डायनामिक ध्यान हो जाता है उसमें। और डायनामिक ध्यान के बाद फिर सो के अपना पढ़ाई करना है, वो सब मेडिटेशन के अलग अलग जो अलग ये है, वो वो अलग अलग फॉर्मेट यूज़ करते हैं। और हर हफ्ते की एक अलग बात होती है कि ग्रुप कैसे होते हैं। आप बच्चे आप ज़्यादा बताएंगे। मंजरी जी, आप मुझे बताइए कि आप कब से ये मैत्रकुल में आई, और मैत्रकुल के बारे में आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुभव है? मैत्रकुल से मैं 8वीं से जुड़ी हुई हूँ। मतलब मैत्रकुल 5 साल हुआ चालू हुआ, लेकिन दादा जो गार्डन स्कूल चलाते थे बागशाला, उनसे मैं 8वीं से जुड़ी हुई हूँ। और अभी तक का जो मेरा एजुकेशन है जो यहाँ से ही चल रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी गुजर गए, उसके बाद एजुकेशन छूटने वाला था। तो इसमें किशोर दादा ने आगे आके कहा कि नहीं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और फिर जो अभी मैं LLB का 3rd ईयर तक एजुकेशन कर रही हूँ, ये यहाँ से पॉसिबल हुआ।
और मैत्राकुल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं दिया जाता, तो सोशल बैकग्राउंड में भी हम लोगों को कैसा रहना चाहिए या फिर अपनी क्या राय होती वो भी हम लोगों को यहाँ से पता चलता है कि कैसा किसी से बात करना है, किसको क्या समझाना है। अगर हम लोग भी यहाँ पर एजुकेशन लेते, सिर्फ हम लोग ही एजुकेशन नहीं लेते, तो आजू बाजू के जो विटभट्टी के जो स्कूल रहते, आदिवासी पाड़ास रहते, वहाँ पर भी जाके हम लोग बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो एजुकेशन मिल रहा है यहाँ से, तो हम भी वहाँ जाके उन बच्चों को देना ज़रूरी समझते हैं। और एक बात मुझे आप अपने पूरे समाज के लिए आपसे जानना चाहता हूँ, या आप पढ़ाते हैं वो कई गवर्नमेंट के स्कूल है, कई आदिवासी के आश्रमशाला है, या जो पिछड़े जाति के लोगों की आश्रमशाला है, हॉस्टल्स है, तो काफ़ी जगह अलग अलग जगह पे शिक्षा दी जा रही है। तो आप अपना जो 40 साल का अनुभव है उससे इस समाज को सभी बच्चों को या सभी टीचरों को क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं सबको कहना चाहूँगा कि सिर्फ बुकिश मत रहिए। पढ़ाई जीवन के प्रश्नों का हल करने के लिए होनी चाहिए। पढ़ाई का मेन मकसद है कि उत्साह बढ़े और दूसरा उत्सुकता बढ़े, ऐसा है, क्यूरोसिटी बढ़े उस तरीके से। और आप होमवर्क करके पढ़िए। उसके बच्चों में जब आप उत्साह नहीं पैदा करेंगे, बच्चों में जब क्यूरोसिटी नहीं पैदा करेंगे, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। उसको पढ़ाई में और उस तरह से पढ़ाए, उनको एक एक को रिलेटिविटी पढ़ाए कि मतलब पहला नंबर वाले को बच्चों को आप सिर्फ पढ़ाएंगे और बाकी को सब भूल जाएंगे, ऐसा ना करके पिछले बेंच का जो बच्चा है, जो जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे जो बच्चे हैं उनको आप ध्यान देके उस तरह से पढ़ाना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर में बता दूँगा, हमारे एक राजा करके बच्चा है, राजा किधर है अपना, तो जो राजा जब स्कूल में था तो उसकी स्कूल उसको 10वीं में इसलिए नहीं बिठा रही थी क्योंकि स्कूल का रिजल्ट उसके कारण कम आ जाएगा, ऐसा। तो सिर्फ 1.5 महीना था तब तो अपने पास आया, तो उसने उस तरह से पढ़ा, तो स्कूल में तीसरा आया बच्चा, ऐसा। और 12वीं में उसने 70% लिया और आज वो यहाँ का मुख्यमंत्री करके काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये है मैत्रकुल का राजा। अब ये मैत्रकुल में मुख्यमंत्री करके काम देखता है। क्या है इसके अनुभव, हम जानते हैं राजा से। नमस्कार। पहले तो मैं मेरा नाम बताना पसंद करूँगा। मेरा नाम राहुल सुनंदा मुकेश बंसोड़े। अभी मैं SYBA में हूँ, अग्रवाल कॉलेज इधर सीखता हूँ, मतलब पढ़ता वगैरह इधर। अभी CM मुख्यमंत्री में सब काम देखता वगैरह। मेरी स्टोरी इसी कि मैं अभी 10वीं में था, तभी 8, 9, 10 में था कि तभी मेरा पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था, क्योंकि मेरा इतना डर लगता था, क्योंकि मैं बहुत बोलने की कोशिश करता था, तभी लोगों को समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं शांत होकर बैठता था। फिर मेरा पढ़ाई से मन हटने लगा। फिर मैं किधर तो मेरे को जो समझता था ना वो मेरे सर से बाहर जाता था कभी कभी, इसलिए मुझे कुछ पढ़ाई में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे वगैरह। तभी इतना प्रॉब्लम थी कि मेरे रिजल्ट वगैरह, मम्मी से रिजल्ट वगैरह छुपाना वगैरह, बहुत बार से इसके जैसे मार भी वगैरह खाया। तभी स्कूल वाले मेरे को 10वीं की जो बोर्ड की एग्ज़ाम थी उसमें बैठाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि किधर तो मैं फेल नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो उन लोग बैठाने नहीं चाहते थे। तभी भी मम्मी ने मेरा उधर जा स्कूल में झगड़ा वगैरह किया, तभी मेरे को इधर 1-2 महीने के लिए भेजा। तभी मैं इधर 1.5 महीने था। तभी दादा के अलग अलग ट्रिक्स रहती पढ़ाने के वगैरह, उसकी वजह से मैं फटाफट रिकवर होने लगा। क्योंकि इधर ऐसा जो वातावरण रहता है, फील मतलब ऐसा लगने नहीं देता कि अपन इधर अलग आया, जैसे फील रहता है पढ़ाई का वगैरह, एक मज़ा मस्ती। अब जैसे पढ़ाई के साथ मज़ा मस्ती भी जरूरी थी, वो इधर सब कुछ मिल रहा था। फिर पढ़ाई में ध्यान लगने लगा। मेरे को 10th के एग्ज़ाम में आया, फिर स्कूल में थर्ड आया, ऐसा। फिर 11th में भी अभी बढ़ रहा, मुझे अभी हाई लेवल पे आ रहा थोड़ा, मतलब पढ़ाई में अच्छा होने लगा है। अभी मेरा ध्यान वगैरह लगने लगा है। इसी वजह से मैत्रकुल में मुझे पढ़ने के साथ मज़ा मस्ती और बाहर की दुनिया कैसी रहती है इधर मुझे जीने के सीखने थे। ऐसे मेरे को ज़रूरत नहीं कि मैं बाहर जाके सीखूँ, मेरे इधर ही दुनिया वगैरह इधर सब कुछ सिखाते हैं। जैसे इधर अलग अलग इलेक्शन होते हैं वगैरह, उसमें टाइप से मैं अभी मुख्यमंत्री वगैरह बना, ऐसा। बड़े परेशान थे उसको, और उसको एक तरह से नकारा था उसको। पर उसके बाद में जब मुझे मिला तो मैंने देखा कि वो अच्छा चित्र निकालता है, तो उसको वसई विकास ने जैसे कॉलेज में हमने डाल दिया उसको, तो वो एक अच्छा चित्रकार बन गया। और अभी एक छोटा सा खुद का प्रोफेशनल एग्रो टूरिज़्म का एक आगे जाके अभी बिज़नेस करने वाला है उस तरीके से। जो यहाँ रहा, यहाँ बढ़ा, उसने ऐसे। तो बहुत सारे अलग अलग जो बच्चे, उनको आप उनको इंटरेस्ट देख के उनको काम करो। अगर आप उनको इंटरेस्ट देख के काम नहीं करोगे और बस उस पर थोपोगे तो ये नहीं चलेगा। और मुझे शिक्षा के बारे में भी लगता है जैसे कि ये 8वीं पास तक बच्चे करना चाहिए, मेरी आइडिया थी उस तरीके से। फिर परीक्षा वाली की आइडिया मुझे बेस्ट ऑफ 5 के लिए मैं लड़ा, मतलब मुझे बेस्ट ऑफ 5 मुझे लग रहा था कि बच्चा को पास कर दो सिर्फ उस तरीके से, और कम से कम ही मार्क ले ले।
तो फिर जो बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई उसके बारे में, बहुत चर्चा हुई उस तरीके से बारे में, तो बेस्ट ऑफ 5 का उस तरीके से काम आया उस तरीके से। तो बच्चा अगर फेल हो जाता है, तो पढ़ाई के इसमें फेल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी में फेल हो गया, उसको काफ़ी चीज़ें अलग आ जाती है। ये पोर्शन जो इतना बड़ा बना के रखा है, वो पोर्शन कम से होना चाहिए। मुझे कल एक कुछ लोग आए थे मेरे पास जो USA में रहते थे, तो उनका जो बच्चा था वो भारत में आया, तो बोला कि USA से ख़तरनाक पढ़ाई इधर की है ऐसे, और मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता हूँ उस तरीके से। और घर वाले मान रहे थे कि उनको फिर अमेरिका जाना पॉसिबल नहीं था, वो बच्चे ने सुसाइड किया उस तरीके से। तो हमारी पढ़ाई सच्चमुच ऐसी बहुत खतरनाक तरीके से, बच्चा मतलब फेल कैसा हो जाए ना, इस तरह की कोशिश करते। तो ऐसे समय में टीचरों को चाहिए काम, और एक बोर्ड को भी चाहिए कि उस तरह से बच्चा आसानी से पढ़े, समझ के पढ़े उस तरीके से। और यहाँ खेलों का पीटी का जो क्लास होता है वो सिर्फ नाम के लिए होता है। पीटी के क्लास में कोई भी दूसरा टीचर आ जाता है, वो क्लास ले लेता है अपना, और बच्चों को खेलना नहीं मिलता है। एक तो गार्डन है ही नहीं, अभी गार्डन धीरे धीरे इनक्रोच करते जा रहे हैं उस तरीके से। तो मुझे कैसा भी अपनी अलग से डिमांड चल रही है कि 4 घंटा स्कूल हो, जिसमें 4 घंटा पढ़ाई की जाए, और बोले जो बचे हुए 4 घंटे उसमें खेल हो बच्चों के, और वीक में 2 दिन ऐसे हो जहाँ सिर्फ खेल खिलाए। तो उसके लिए एक मोर्चा हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। अभी 26 जनवरी का ये दिन तय कि कम से कम 1000 बच्चों का मोर्चा मंत्रालय पर लेके जाएंगे हम लोग उस तरीके से, कि आप खेलों को भी साथ दें। नहीं तो आज ओलंपिक में क्या हो रहा है, अपने से छोटे छोटे देश भी ओलंपिक में अच्छे से कुछ ओलंपिक के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं अभी तक मतलब 3 या 4 में हम लोग को बहुत खुशी हो जाती है। इसका कारण यहाँ के स्पोर्ट्स कल्चर नहीं, और स्पोर्ट्स कल्चर स्कूलों से हो जाएगा, स्पोर्ट्स कल्चर बस्ती में से हो जाएगा। मतलब मैं स्ट्रीट ओलंपिक लेता हूँ हमेशा, और स्ट्रीट ओलंपिक हमारा कभी आके आप जरूर देखिए, वो बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम उस तरीके से चलता है। और वहाँ हम लोग वही कार्यक्रम जो ओलंपिक में जो खेल होते हैं वो खेल हम लोग लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और छोटा बच्चा जानता है कि स्ट्रीट ओलंपिक क्या होती है उस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हैं ना उसमें। और दूसरा कि आप उनको अलग तरीके से पढ़े, जैसे मैंने कि जितने भी अंग्रेजी राइमिंग है वो सब मैंने मराठी में किया। जैसे मैं आपको एक बता दूं कि जैक एंजिल का तायडी न बायडी चढ गेली टेकडी बादली भर पाणी आणायला तायडी पडली धडाम धूड तिच्या मागो माग बायडी पडली धड 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 धाड धड 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 धाड धडाम धूड। ये जो अंग्रेजी की राइमिंग है उसने मराठी में कर दिया। जो मातृभाषा में बच्चा है ना जो अच्छा से सीखता है, जैसे मैंने साइंस की भी कॉन्सेप्ट है जो मराठी में राइमिंग गाने में की, जैसे कि झाडावून पडतं फळ झाडावून पडतं फळ त्याला कुठून मिळतं बळ विचार करतो न्यूटन टिडिंग 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 विचार करतो न्यूटन सांगतो गुरुत्वाकर्षण सांगतो गुरुत्वाकर्षण। और एक डार्विन डार्विन काय म्हणतो विकासाचा नियम सांगतो विकासाचा नियम काय टाकाऊ टिकत नाही वारे डार्विन झाक डार्विन रे। जब ये पहली दूसरी का बच्चा इस तरह से गाना गाएगा, इस तरह से बात बोलेगा, तो बच्चों को मजा आएगा। हमारे मैप क्या करते हैं, सिर्फ जाके ऐसा सिखाते बोर्ड पे। मैं एक बोलता हूँ कि आज का बैनर का ज़माना है, पूरा बैनर एक बड़ा सा ऐसा मैप बनाइए उस तरीके से। आज हमारे पास पैसे नहीं हो सकते, हमको हाथ से निकालना पड़ता है बच्चों को, और हम लोग खेल खेलते, चलो जाओ भारत में जाओ, चलो अमेरिका में जाओ। तो आप जाके निसर्ग में जाओ, उस तरह से सिखाओ। थोड़ा सा 4 दीवारों के बाहर जाके जब तक आप पढ़ाओगे नहीं बच्चों को, तब तक बच्चों में उत्साह नहीं आएगा पढ़ाने में, उत्सुकता नहीं बढ़ेगी। उसको क्यूरियोसिटी तो बढ़नी चाहिए कि भैया क्या है, कैसे है उस तरीके से। और आज क्या है कि नया ज़माना है, जिस तरह से आया हुआ है, आप उसको अलग अलग तरह से सिखाओगे जितना, तो ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों को, उनको कंसेप्ट समझना। तो आज मैं देखता हूँ कि बच्चा 10वीं तक आया है, अपना नाम भी लिखने नहीं आता है। ये नहीं कि सिर्फ ये बोला जाता है किसी म्यूनसिपल स्कूल में होता है। मेरे को उल्टा ये कहना है कि उल्टा म्यूनसिपल या ZP के स्कूल में बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आप प्राइवेट स्कूल में भी देखोगे ना 5-6 बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते, पर बाकी बहुत सारे बच्चों का ना इधर के रहते ना उधर के रहते। उनको अंग्रेजी में सादा सा स्पेलिंग भी नहीं उस तरह से लिख पाते बच्चे उस तरीके से। तो ये मतलब क्या पढ़ रहे हैं, मतलब टीचरों की भी मैं बात समझता हूँ कि उनको आवर्स कंप्लीट करने होते हैं उसे करने। तो इसमें बहुत बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होने की ज़रूरत है उस तरह से, और ये बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग किए बिना ये सब चीज़ें नहीं होगा उस तरीके से। और ये पढ़ाई का जो स्कूल का माहिम 8 घंटे का पढ़ाना उस तरीके से, या सुबह 7 बजे बच्चों को उठाना उस तरीके से, तो कुछ जो गांव के जो स्कूल हैं 10 से 5 बजे 4 बजे तक, ये परफेक्ट मॉडल है उस तरीके से। फिर हमारा जो जून से शुरू हो जाती है वही बरसात के समय में बच्चों के हाल हो जाते हैं उस तरीके से। तो ये बदलना चाहिए ना, अभी कितने साल हुए हम लोग उसी तरह से वो कर रहे हैं कि थोड़ा उस समय में जो खेती में काम करना होता है उसको, गाँव के बच्चों को उसको कुछ ये नहीं मिलता, और उसको काम करना पड़ता है उस तरीके से। मतलब मई की छुट्टी जो है वो हाँ, जून में जुलाई में हाँ, बारिश के समय चाहिए, जो समय चाहिए। तो बच्चा थोड़ा सा वो बरसात भी एंजॉय करो उस तरीके से हो। कभी कभी ऐसा भी करो कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन स्कूल रखो ना, कुछ नया नया इनोवेटर वो स्कूल पे छोड़ दो।
आज मेरे जैसा है लड़का कि मैं तो बच्चों स्कूल में भेजता, मैंने अपने खुद की स्कूल नहीं निकाली थी आज तक, पर आज मुझे लगने लगा कि जिस तरह से प्राइवेट हो रहा है और उसमें मेरे बच्चे भी पढ़ नहीं पाएंगे, तो अब मैं सोचने लगा हूँ कि मेरी स्कूल डाले, पर उस स्कूल में मेरे बच्चे रोज़ नहीं जाएंगे, उस तरह से ओपनिंग स्कूल जैसे हो गए उस तरीके से, और उसमें अलग तरह का माहौल बनेगा। हाँ, मेरा भी शुरुआत 8वीं से ही हुई है। मैत्रकुल अपना विरार में पाठशाला चलती थी तो वहाँ पे ज्वाइन हुई थी, और मुझे लगता है मैत्रकुल सिर्फ एकेडमिक नहीं पढ़ा था, मैत्रकुल आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर देता है। मतलब आपके विचार क्या होने चाहिए, आप एक समाज के जागरूक नागरिक करके कैसे होना चाहिए, ये सिखाने का काम मैत्रकुल में होता है। तो यहाँ पे आके बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते तो एक अच्छा इंसान बन के यहाँ से बाहर होता है। तो वी ऑल आर इन प्रोसेस। तो ये बहुत अच्छे से प्रोसेस हो रहा है, और ये अच्छी बात है कि यहाँ से एजुकेशन लेके बाहर जाने वाली हूँ तो किसी भी कहीं भी नहीं आगे रुकेंगे। जाके कौन सा एजुकेशन क्या बाहर जाके करने वाली हाँ, अभी मैं बिजनेस इकोनॉमी में मास्टर्स कर रही हूँ, मुझे प्रोफेसर होना है तो सेम सब्जेक्ट में। जिंदगी की कहानी ऐसी कैसे आई? हाँ, या मैत्रकुल या पाठशाला में आप कैसे आई, क्या आपकी ज़िंदगी की कहानी है? एक्चुअली मेरी मम्मी है, सिर्फ सिंगल पेरेंट है, तो मम्मी मच्छी बेचती थी, तो मुझे सुबह उठकर मालाड जाना पड़ता था विरार हाईवे से, तो वहाँ से मच्छी लाकर मम्मी को देना, फिर 10 बजे के पहले कीर्ति कॉलेज जाना पड़ता था। तो इस बीच में मेरा एजुकेशन मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही था, क्योंकि कॉलेज का टाइम नहीं मैच हो पाता था, पूरा थक जाती क्योंकि 4 बजे निकलना पड़ता था घर से। तो इसमें एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि कॉलेज ही नहीं जा पाते। तो एक सिचुएशन ऐसे आ गई थी कि अभी नहीं, बस हो गया, नहीं पढ़ेंगे। तो मैत्रकुल था इसलिए आगे तक जा सके। एंड खुशी इस बात की है कि मैं मेरे घर में पहली ग्रेजुएट हूँ से। साथ में है मैत्रकुल के संचालक आशीष गायकवाड़। क्या उनका यहाँ मैत्रकुल में आना कैसे हुआ और कैसे काम चलता है मैत्रकुल का, और उनका खुद का जो करियर है वो उसमें कैसे बढ़ा रहे वो बताएंगे आशीष गायकवाड़। धन्यवाद। मैत्रकुल में आने का जो है, मैं पहले तो मुंबई में मेरा पढ़ाई करने के लिए आया डिप्लोमा, लेकिन डिप्लोमा करके मैं छोड़ने वाला था ताकि घर में थोड़ा सा एक फाइनेंशियल कंडीशन पुअर था। तो जब मेरे को दादा मिले, मैं डिप्लोमा का स्टडी पूरा करते करते मेरे से दादा मिले, तो दादा ने बोला कि हायर एजुकेशन का मुझे इम्पोर्टेंस बताया कि तू डिग्री करेगा तो अच्छे से तू खुद का आइडेंटिटी बनाएगा। तो डिग्री करके हो गया कंप्लीट, तो बोले कि नहीं अभी तू मास्टर कर। मतलब दादा का ऐसा है कि पहले वो तालाब दिखाते, बाद में वो नदी दिखाते, बाद में वो सागर में डूबने का सपना दिखाते। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई जो हायर टॉप मोस्ट पे जाके आप पढ़ाई पूरा करो तो खुद का आइडेंटिटी बनाओगे तुम लोग। तो ये अपना दादा का मोटो है, और मैत्रकुल का भी यही मोटो है कि बच्चा 10वीं 12वीं तो ऐसे ही पढ़ता है, मतलब कुछ भी कितना भी कंडीशन पूर हो या तो 10वीं तक तो पढ़ता है, पर उसके आगे की पढ़ाई जो 12वीं के आगे के जो प्रोफेशनल कोर्स है, जो हायर एजुकेशन है, तो उसको पढ़ने के लिए बच्चों को एक तो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहता है, और घर से भी इतना माहौल रहता है कि नहीं मेरा बच्चा बड़ा है तो उसने कमाना चाहिए। तो उस बीच में जो होशियार बच्चा भी रहे ना, उसका पढ़ाई छूट जाता है बीच में, और वो करियर उसका जो करना है ना उसको वो छूट जाता है। किसी को कुछ करना पड़ता है, कि किसी को अच्छे से एक्टिंग करने आते हैं, डांस करना आता है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं 12 के बाद में जब बाहर जाते हैं तो उनका पढ़ाई भी नहीं होता है और उनका करियर भी नहीं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग मैत्रकुल में ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि उनका करियर उनको और अच्छे प्लेयर मिले या अच्छा एक्टर मिले, तो हम लोग उस पर भी ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो है मैत्रकुल का जो ही सिस्टम है, मतलब ऐसा देखा जाए तो सुबह 4 से शुरू होता है तो हम लोग 10 बजे सोते हैं। तो उस बीच में अलग अलग एक्टिविटी हम लोग लेते हैं, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देते हैं, मतलब जो छोटा बच्चा है उनको प्लेट देखने का काम हम लोग उसको प्लेट संचालक बोलते हैं, क्योंकि कुछ बचा ना हो उस प्लेट में, पूरा खाने का रहे। तो वो जो बड़ा है मुझसे भी वो पूछने का अधिकार उसको है कि तू ये क्यों छोड़ा, वो खाने के लिए मुझे भी बोल सकता है। ऐसा हम लोग ने इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उतना इंडिपेंडेंस उन बच्चों को दिया है। हर बच्चों को हम लोग जो छोटे बच्चे हैं उनको एक पालक दिया है, मतलब पेरेंट दिया है, ताकि उसका सब मतलब कपड़े से लेके उसका मेडिसिन का देखे और सब उसका पढ़ाई का वो सब वो बड़ा बच्चा देखेंगे। तो बड़े बच्चों का भी बड़ा बच्चा वो पेरेंट, मतलब किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग
अलग इसमें आश्रम में रहे या हम किधर रहते, हम लोग उनको लगे कि हम लोग घर पे ही रहे, हमारी केयर करने वाले भी हमारे माता पिता ये है, तो ऐसे मम्मी पापा भी बोलने के हम लोग के यहाँ पे फ्रीडम है बच्चों को, तो ऐसा सब यहाँ मैत्रकुल में चलता है। हेलो, मेरा नाम साक्षी भोईर है। अभी टीस में मैं एमए साइकोलॉजी करती हूँ। और मैत्रकुल का जो एक्चुअल मेन है वो मतलब ये हमारा लोगो है, इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बताऊंगी। ये सब पत्थर है जो एक के ऊपर एक रखे हैं। मतलब मैत्रकुल में जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको कहीं तो समाज में पत्थर की तरह ही गिना जाते हैं कि ये जैसे मराठी में हम बोलते दगडच आहे हा, ह्याचा काय उपयोग अशा अर्थाने। तो वो ये सब पत्थर है जो एक के ऊपर एक है और कल जाके वो सूरज बनने वाले। मतलब मैत्रकुल में आने वाला जो बच्चा है वो कल जाके इस समाज में सूरज बनेगा, वो चमकेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी को लेकर ये लोग हैं, मतलब हर अलग अलग टाइप के सब स्टूडेंट मैत्रकुल में आते हैं। और ऐसे ही किसी का फैमिली बैकग्राउंड अलग हो वगैरह इस तरह से, और एक दिन वो चमकेंगे ज़रूर। और मतलब मैत्रकुल में इसको लेकर हम जो कुछ एक्टिविटीज़ लेते, अभी सैटरडे को हमारा मूवी डे होता है। मतलब यहाँ पे टीवी वगैरह ऐसा कुछ नहीं, अगर हम घर पे रहेंगे तो वो होता है कि 2-3 घंटे तो बच्चे मूवी टीवी देखते ही है, लेकिन मैत्रकुल में ऐसा नहीं होता। सिर्फ सैटरडे को मूवी देखा जाता है और उसको भी हम सोशल इशू को लेकर ही मूवी वगैरह ऐसे देखते। फिर संडे को उसका मूल्यांकन रहता है, मतलब मूवी से आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा, यहाँ तक कि डायरेक्शन को लेकर भी बच्चे बात करते। इसको क्या इससे क्या होता है कि उनको एक एंगल मिलता है कि हम किस तरह से मूवी को देखना चाहिए या फिर किसी चीज़ को कैसे दिखना चाहिए। मतलब बाहर जाके जो बच्चे कुछ भी गुंडागर्दी करते थे वो यहाँ पे आके जब इस तरह के एंगल देखने को लगते हैं तो उनको भी एक समझ आती है कि करना क्या चाहिए। और इसका जो बेनिफिट रहता है वो जब हम कॉलेज या स्कूल में जाके पढ़ते हैं तब वो रियलाइज़ होता है। मतलब अभी एमए कर रही हूँ तो बहुत बार ऐसे होता है कि अचानक से एखादा कोई टॉपिक दिया जाता है और उस पर बात करनी रहती है। तो मैत्रकुल में जब हम हमारे एक्टिविटीज़ रहते हैं, इवेंट रहते हैं, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों पर बात होती है। मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर जो कुछ बातें रहते हैं, अवेयरनेस रहते हैं, मतलब जो पेपर रीडिंग करते हैं उससे क्या चल रहा है वो पता रहता है। और वो कॉलेज में ये बेनिफिट रहता है कि हमें पहले से पता रहता है कि किस इशू की क्या बात चल रही है। तो ये एक बेनिफिट है जो हम डेली लाइफ में मैत्रकुल के कारण हमें मिल रहा है। अभी आज तक मैंने सोचा था कि गवर्नमेंट के स्कूल है उसको मैं ताकत दूँ, इसलिए मेरे जो काम किया आज तक था उसमें मैंने म्यूनसिपलिटी के स्कूल का पद संख्या बढ़ाई, जेडपी के स्कूल की संख्या बढ़ी। जिस गांव में गया उस गांव में आजू बाजू के स्कूलों में मैंने अपने बच्चे को दाखिला कर दिया। पर वो पढ़ाई नहीं होती जिस तरह से देखा, उनको सिर्फ पढ़ने के लिए करते, होने के लिए हो जाता है। तो टीचरों को मैं चाहता, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन लग रहा है, मतलब आप इतना पगार लेते हो उस तरह से, इतना एक आधा देसले जैसा गुरुजी होता है, कुछ अलग जगह काम करते हैं। जैसे आप जैसे भी पता कर कि संडे के दिन भी आ जाते हैं, तो बाकी लोग तो संडे के दिन घर बैठते हैं उसे। तो ये कुछ ऐसा है कि जब आउट ऑफ बॉक्स जाके जब तक आप काम नहीं करोगे ना तब तक ये माहौल नहीं बनेगा। अपने से बाद में चाइना स्वतंत्र हुआ और आज चाइना जिस तरह से डेवलप हुआ, मतलब दुगना तिगना नहीं अपने से ज़्यादा, तो नंबर 1 में रहता है ओलंपिक में, जैसे हर चीज़ में उस तरह से होता है। तो भारत में क्या कमी है? भारत के लोग अमेरिका में जाते, लंदन में जाते और वहाँ उस तरीके से उस देश को बनाते। तो अगर ये जो क्रिएटिविटी, हर कोई अमेरिका जाएगा नहीं, हर कोई लंदन जाएगा नहीं, पर यहाँ की क्रिएटिविटी जो सड़ गई है। हम माइकल जैक्सन का एक गाना जिसको मैंने मराठी में बनाया रूपांतर, आम्ही वस्तीतली मुलं, आम्ही वस्तीतल्या मुली, सडते आहे आमची क्रिएटिव्हिटी, क्रिएटिव्हिटी, आम्ही का झुरावं हो, खेळावं का फक्त पैसेवाल्यांनी, नाचावं का फक्त जातवाल्यांनी, आम्ही का बघत राहावं हो। तो ये जो माहौल है ना उस तरीके से, ये जब तक आप नीचे के बच्चों को उस तरीके का माहौल नहीं बनाओगे, और ये टीचरों का काम है। देसले गुरुजी ने करके दिखाया ना, एक आउट ऑफ बॉक्स जाके उस तरह से काम करेंगे। और एक चंद्रपुर के गुरुजी, उनका नाम मैं भूल गया, तो जिन्होंने आउट ऑफ बॉक्स जाके अलग अलग काम करते। सर्वप्रथम नमस्कार। जैसे दादा ने बताया आप सभी को कि बागशाला चलाते थे दादा, वैसे ही विरार में जब दादा की बागशाला चलती थी वहीं पे मैं 10th स्टैंडर्ड में दादा से कनेक्ट हुई। और उसके बाद 11th कंप्लीट होने के बाद घर की कुछ आर्थिक परिस्थितियों के कारण मुझे एजुकेशन में गैप लेना पड़ रहा था। घर वालों ने भी ऐसे ही कहा था कि ये साल तू गैप लेकर अगले साल से पढ़ाई कर, क्योंकि फ़ीस जमा नहीं हो पाई थी।
और मेरे पापा पार्शली ब्लाइंड है, मम्मी को अल्सर की बीमारी है, इसलिए मेडिसिन्स में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था। और विरार जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। विरार में हमारा रेंट पर रूम है, तो पूरा जो पढ़ाई के लिए, जो एजुकेशन के लिए जो पैसा लगता है वो जमा नहीं हो पा रहा था और सब चीज़ों में पैसा खर्चा हो जा रहा था। और उसी समय पाठशाला की शुरुआत हुई 2017 में, और वहीं 2017 से फिर मैं मैत्रकुल में ज्वाइन हुई और 12th स्टैंडर्ड से मेरा एजुकेशन स्टार्ट हुआ। जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है कीर्ति कॉलेज से और आगे LLB करना है। ये सपना मेरा पुराना था और कभी सच हो पाएगा या नहीं इस पे शंका थी, लेकिन मैत्रकुल के वजह से आज मुझ में वो उम्मीद है कि मैं वो पूरा कर सकूँ। नमस्कार। हम मतलब ज़िंदगी में जी तो लेते हैं, लेकिन हम मैत्रकुल वासियों के लिए जीने का एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होके जी सकते हैं और हमारे साथ और लोगों को भी जीना सिखा सकते हैं। मैं मैत्रकुल में मतलब ग्रेजुएशन के बाद आई हूँ। घर में मुझे पढ़ाई करने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। मैं सिंगल पेरेंट होने की वजह से जो घर की पूरी जिम्मेदारी थी वो सब मुझ पे थी, तो फिर मुझे सब हैंडल नहीं होता था और पढ़ाई के लिए बुक्स फिक्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मुझे मैत्रकुल में आना पड़ा पढ़ने के लिए। और जब मैं मैत्रकुल में आई तो मुझे बहुत अलग अलग तरीके, अलग अलग अच्छे विचार सीखने के लिए मिले। मैत्रकुल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लड़का लड़की इसमें भेद नहीं होता। यहाँ पे जो काम लड़कियाँ करती है वही काम लड़के भी करते हैं। यहाँ पे जो भी काम है वो सब डिवाइड करके आपस में काम करते हैं। और वैसे कि यहाँ पे जो सब दिख रहा है, ये सब हमें मैत्रकुल में जो दिया है वो लोगों ने वेस्ट है, और जो वेस्ट दे के भी वेस्ट में से बेस्ट बना के हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये मुझे मैत्रकुल ने सिखाया है। जीने का जो नया तरीका होता है वो मुझे मैत्रकुल में आके सीखने के लिए मिला है। यहाँ पे कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, और यहाँ पे कोई इंसान छोटा और बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे सब समान है, सब इक्वल है, और इसलिए मुझे मैत्रकुल बहुत पसंद है। धन्यवाद। मतलब खाना खाने का, बस मतलब खाना खाने का, स्कूल में जाने का, पढ़ाई करने का, मतलब माँ ने पहले कहा था ना क्या, मतलब कि मतलब उधर जाएगा तो मारने को मिलता है, उधर मार खाते ऐसा वैसा, तो मैं उसका भी डर रहता था। पर मेरे एक दोस्त ने कहा कि वैसा कुछ नहीं, और किशोर दादा है वो उधर हमारे इधर मतलब पढ़ाने के लिए आते थे, तो उधर ही मतलब कुछ तो अलग लगा कि मतलब कुछ तो अलग है। पर तो अभी जाने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि ज़रा मतलब ज़रा बुरी संगत में था, तो इसलिए मेरे को मतलब उधर मतलब जाने का ऐसा ही नहीं था कि मैं 2-3 दिन ऐसा देखा कि दादा आ रहे, पढ़ा रहे, बच्चे लोग भी उधर ज्वाइन हो रहे, हम दूर से ही देखते थे और जाते थे। तो फिर इधर आने का मतलब ऐसा ठाना, मतलब कि जाते देखते कि क्या है कैसा है, तो इधर रहने को आया। तो मतलब अच्छा लगा, मतलब नहीं क्या, मतलब बाकी मतलब मम्मी पापा बोलते थे कि उधर मारते वगैरह वगैरह, उसका डर मतलब इधर नहीं था कि मतलब इधर मतलब कुछ मतलब का गलत बिलत हुआ तो वो समझाते थे कि प्यार से कि ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का, मतलब कुछ भी रहे, मतलब कुछ सुना कुछ लगता कुछ और था, हाँ, लेकिन है कुछ और इधर। हाँ, तो क्या अच्छा लगता है इधर मतलब है ना, मतलब अच्छा मतलब है ना, मतलब इधर का जो शेड्यूल है ना वो अच्छा लगता है, जो बाकी आश्रम में नहीं मिलता है। मतलब उधर सिर्फ खाना खाने का और पढ़ाई करने का, इधर बाकी पूरी एक्टिविटी मिलती है, मतलब खेलने का, पढ़ाई का, और बाकी एक्टिविटी भी, मतलब अवान्तर वाचन वगैरह रहता है वो भी मिलती है, पुस्तक वाचन रहता है, वो अभी कभी किया नहीं, मतलब अभी हम इधर आके 3 पुस्तक तो पढ़ा हूँ, मतलब इधर आके। और तो ये मैत्रकुल छोड़ के घर जाने का मन करता है क्या? नहीं, ऐसा तो कभी सवाल भी मतलब कभी पढ़ा भी नहीं कि मैत्रकुल छोड़ के जाऊँ ऐसा। मतलब घर पे भी जाना रहता है ना, तो 10 बार मतलब सवाल आते कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ऐसा रहता है। ये टीचरों को चाहिए और पालक को भी चाहिए कि अपने बच्चे यानी गधा नहीं है कि भाई सिर्फ पढ़ाई की किताब और ढोर जैसे सुबह 1 क्लास, दोपहर में 1 क्लास, रात को 1 क्लास, एक स्पेस ही नहीं दे पा रहे बच्चे को, तो इसलिए बच्चा विकृत पैदा हो रहा है। उसमें मन में इतना जहन छोटा मैं एक छोटा सी बच्ची देखे कि उसके हाथ में बंदूक हो जाती है, बाहुली को गोली मार के आते हैं। तो ये क्या बना है, मतलब अमेरिका में हम सुन रहे थे, अभी तक ये भारत में आने लगा है। अभी अगर नहीं सुधरेंगे, अभी अगर हम खुद को नहीं संभालेंगे ना, तो आने वाले बच्चे बहुत और ख़तरनाक और खूंखार पैदा होगी। समाज को बिगाड़ने का काम हो रहा है। तो टीचरों को काम चाहिए कि ये खुद बढ़े आगे, और जो भी लोग ऐसे लोग हैं कि
और जिनको लग रहा है कि शिक्षा में काम करना चाहिए तो उन लोगों ने आना चाहिए। शिक्षा ये सबसे बड़ी भारत को, ये देश को आगे जाके लेने की बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उस तरीके से। और इसलिए सरकार को भी चाहिए कि ये सब बड़े बड़े शुल्क वाले लेने वाले जो स्कूल्स है, कॉलेज है, तो उनको ज़रा बराबर से कंट्रोल करे, उस तरह से काम को। बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, हमारे स्कूल में ये होता है, वो होता है, पर दिखाने के लिए होता है वो बड़े बड़े स्कूलों में भी। तो ये सब बदलने का ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। दोस्तों, हम आए थे मैत्रकुल के ऐसी पाठशाला में जहाँ मूल्य का शिक्षण होता है, जहाँ बदलाव की बातें की जाती है। ये शिक्षा का जो धोरण है उसमें वो बदलना चाहिए, टीचरों को भी बदलना चाहिए और विद्यार्थियों को भी किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, ये सब बातें की है हमारे किशोर दादा ने। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने कुछ सुझाव इस शिक्षा के जो पूरी यंत्रणा है उसको दिए हैं। तो हम बात करते रहेंगे किशोर दादा से और भी कभी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते।